नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओली हिस्ट्री प्रोफाइल्स से। और आज के वीडियो में हम मैडम डी मोंटेस्पा के जीवन के बारे में जानेंगे, जो राजा लुई 14वें की शाही प्रेमिका थीं, जिन्हें कुछ लोग फ्रांस की असली रानी भी कहते थे। लेकिन उनके पास एक काला राज था, जो कुख्यात जहरकांड के दौरान सामने आया। उन पर आरोप लगाने वालों ने दावा किया कि उन्होंने राजा का दिल जीतने के लिए शैतान की पूजा की थी। फ्रैंकोइस एथनेराइज दे रोशचुआर दे मोंटेमार्ट, जिन्हें मैडम दे मोंटेस्पान के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1640 को फ्रांस के पश्चिम में अपने परिवार के शैटो में हुआ था। वो दो कुलीन परिवारों से थीं, जो अपनी वंशावली सैकड़ों साल पीछे तक खोज सकते थे। कुलीन वर्ग में इतनी पुरानी वंश परंपरा असाधारण मानी जाती थी, जिसका अर्थ है कि उनके माता पिता बहुत ऊंचे दर्जे के थे। उनके पिता गैब्रियल दे रोशेशुअर्ट थे, जो मोंटेमार्ट के ड्यूक और डोने डोने शरांते के प्रिंस थे, और उनकी माता डायन दे ग्रैंडसन थीं, जो एन ऑफ ऑस्ट्रिया फ्रांस की महारानी की लेडी इन वेटिंग थीं। बचपन में माता पिता दरबार में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें एस्टेट में रहकर ट्यूटरों से पढ़ाई करनी पड़ती थी। कभी कभी वो माँ के साथ लूव्र दरबार जाती थीं, लेकिन 12 साल की उम्र में ये खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें कॉन्वेंट स्कूल भेज दिया गया। वो अगले 5 वर्षों तक यहीं रहीं। इस दौरान उन्होंने पढ़ना लिखना और कुछ गणित भी एक अच्छे स्तर पर सीखा, लेकिन सबसे अहम, उन्हें धर्म और शिष्टाचार सिखाए गए। कहा जाता है कि फ्रैंकोइस एक बहुत धार्मिक लड़की थीं, और युवावस्था में भी वे नियमित रूप से मास में जाती थीं और कम्युनियन लेती थीं। 1658 में फ्रैंकोइस ने स्कूल छोड़ दिया, और 2 साल बाद जब वह 20 साल की थीं, इंग्लैंड की राजकुमारी हेनरिएटा एन की दरबारी सहचरी बन गईं, जो राजा लुई 14वें के भाई की पत्नी थीं। बिल्कुल, उन्हें यह पद केवल अपनी मां के प्रभाव और अपने परिवार के उच्च दर्जे की वजह से ही मिला था। 1661 में फ्रैंकोइस की सगाई लुई अलेक्जेंडर दे ला त्रेमुइल नामक व्यक्ति से हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश लुई अलेक्जेंडर को एक द्वंद्व में अपने दोस्त का साथ देने के कारण फ्रांस छोड़ना पड़ा। 8 लोगों की झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, यानी अगर उसके मंगेतर ने देश नहीं छोड़ा होता तो शायद उसे फांसी हो जाती। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही फ्रैंकोइस की मुलाकात उसी द्वंद्व युद्ध में मारे गए व्यक्ति के छोटे भाई से हुई। उसका नाम लुई हेनरी दे पारदेओ दे गोंद्रिन मार्क्वेस दे मोंटेस्पान था। वे जल्दी ही एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर जनवरी 1663 में पेरिस में शादी कर ली। फ्रांसवाज अब मैडम दे मोंटेस्पान ने जल्द ही क्रिस्टीन नाम की बच्ची को जन्म दिया। फिर 1665 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम लुई एंटोनी रखा गया। दुर्भाग्यवश उनके पति जुए के आदी थे और खर्च के मामले में बहुत ही उतावले थे। स्पष्ट रूप से इससे परिवार को बहुत सारी आर्थिक परेशानियां हुईं। यह दंपत्ति लॉवर के पास एक सुंदर घर में रहता था, जिससे मैडम दे मोंटेस्पान दरबार में जाकर ऑरलियंस की डचेस की दरबारी सहचरी के रूप में अपने कर्तव्य निभा पाती थीं। दरबार में रहते हुए वो अपनी सुंदरता और बेहतरीन नए नक्श के लिए जानी जाती थीं। इसके अलावा वो एक बेहतरीन बातचीत करने वाली, बहुत हाजिर जवाब और मोहत थीं। उनका बात करने का अंदाज दरबार के पुरुषों को आकर्षित करता था, और कई चाहने वालों ने उन्हें पाने की कोशिश की, जबकि वो शादीशुदा थीं। उनकी सुंदरता और आकर्षण ने जल्दी ही राजा लुई 14वें का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने जल्द ही उन्हें रिझाना शुरू कर दिया। ये पता नहीं है कि दोनों में से कौन किसे जीतना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ही एक अंतरंग संबंध शुरू करने में रुचि रखते थे। उनके प्रेम संबंध के पहले संकेत 1666 की सर्दियों में मिले थे, और मई 1667 तक दोनों को अकेले देखा जाने लगा था। इस समय लुई 14वें की आधिकारिक प्रेमिका लुईज दे ला वलियर थीं, और मोंटेस्पान यह स्थान उनसे छीनना चाहती थीं। राजा की लावलियर के प्रति पहले की भावनाओं के बावजूद ऐसा लगता है कि वह धीरे धीरे उनमें रुचि खोने लगे और मोंटेस्पान के साथ संबंध बनाना चाहते थे।
हालांकि लावलियर मोंटेस्पान की मंशाओं को जानती थीं, वह भोली थीं और मानती थीं कि राजा का दिल उन्हीं के पास है, इसलिए मोंटेस्पान की कोई भी कोशिश बेकार जाएगी। कहा जाता है कि वो उसकी नाकाम कोशिशों पर हंस देती थीं। हालांकि यही रवैया था जिसकी वजह से लावलियर जल्द ही अपनी स्थिति खो बैठीं। इस समय लावलियर और रानी मारिया थेरेसा दोनों गर्भवती थीं और इसी कारण उन्होंने मोंटेस्पान से अनुरोध किया कि वह निजी रात्रि भोज के दौरान राजा का मनोरंजन करें। मोंटेस्पान ने दोनों महिलाओं की दोस्ती जीती, पर जल्द ही वे पछताएंगी कि उसे राजा के इतना करीब आने दिया। एक बाडम दे मोंटेस्पान ने देखा कि राजा उन्हें नहाते समय छिपकर देख रहे थे। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने तौलिया गिरा दिया ताकि राजा उन्हें देख सके। इसके बाद राजा लावलियर में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अपने नए संबंध को छुपाने के लिए उन्होंने कुछ समय तक उन्हें अपने पास रखा और यहां तक कि दोनों महिलाओं को जुड़े हुए कमरों में रखा, जिन्हें उन्हें साझा करना पड़ा। लावलियर कुछ साल दरबार में रहीं, लेकिन मोंटेस्पान के कारण स्थिति खोने के बाद अंत में एक मठ में चली गईं। मोंटेस्पान अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थीं, लेकिन शायद सिर्फ यही वजह नहीं थी कि वो राजा का दिल इतनी आसानी से जीत सकीं। जहरकान के दौरान कई विवरणों और गवाहियों में यह दावा किया गया था। सन 1665 के आसपास मैडम डी मोंटेस्पान कैथरीन मोवोइजिन नाम की एक मीडियम, जिन्हें ला वॉइजिन के नाम से जाना जाता था, से मिलने जाने लगीं। वो एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड शख्सियत थीं, जो भविष्यवाणी, गर्भपात, जहर और अन्य कई तरह की सेवाएं प्रदान करती थीं। रिपोर्टों के अनुसार मोंटेस्पान राजा का दिल जीतने और उनकी आधिकारिक प्रेमिका बनने के लिए दृढ़ थीं। ये दावा किया गया था कि मोंटेस्पान ने राजा पर कामोत्तेजक दवाओं का इस्तेमाल किया, उन्हें बहकाया और अंत में उनका दिल जीतने के लिए काली मिस्सा रस्मों में भाग लिया। कथित तौर पर इन रस्मों के दौरान लावॉइसिन और मोंटेस्पान शैतान को बुलाते थे और राजा के प्यार के लिए उससे प्रार्थना करते थे। इन रस्मों को कैसे अंजाम दिया जाता था, इसका एक विवरण इस प्रकार है। वेदी पर एक लंबा काला मखमली कपड़ा बिछाया गया और उस पर शाही प्रेमिका पूरी तरह नग्न अवस्था में लेट गईं। 6 काली मोमबत्तियां जलाई गईं। अनुष्ठानकर्ता ने खुद को एक धार्मिक अनुष्ठान वस्त्र पहनाया, जिस पर चांदी से बने रहस्यमय चिन्ह कढ़े हुए थे। सोने की पूजा थाली और अनुष्ठानिक प्याला जीवित वेदी के नग्न पेट पर रखे गए। सब कुछ शांत था, सिवाय ईश निंदात्मक पूजा विधि की धीमी एक रस बड़बड़ाहट के। एक सहायक आगे बढ़ी, अपनी बाहों में एक शिशु को लिए हुए। बच्चे को वेदी के ऊपर पकड़ा गया। गर्दन पर एक तेज कट, एक दबा हुआ चीख और गर्म बूंदें प्याले में गिरीं और नीचे सफेद आकृति पर बह गईं। लाश को लावॉइसिन को सौंप दिया गया, जिसने उसे बेरहमी से उस भट्टी में फेंक दिया जो खास इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी और अपनी तीव्रता में सफेद गर्म चमक रही थी। इन काले मिस्साओं का इस्तेमाल मोंटेस्पान ने न केवल राजा का दिल जीतने के लिए किया था, बल्कि जैसे ही राजा ने किसी और महिला में रुचि दिखाई, उसे अपने पास बनाए रखने के लिए भी किया था। विस्तृत गवाहियों के बावजूद मोंटेस्पान को लावॉइसिन और उसकी गतिविधियों से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं था। इन आरोपों में सच्चाई चाहे जो भी हो, मैडम डी मोंटेस्पान आखिरकार जुलाई 1667 में राजा की नई प्रेमिका बन गईं। दरबार में सब कुछ चलने के बावजूद मोंटेस्पान के पति किसी तरह अपनी पत्नी के अफेयर से अब भी अनजान थे। वो सेना में सेवा कर रहे थे और जून 1668 तक उन्हें यह पता नहीं चला था कि उनकी पत्नी राजा के बच्चे से गर्भवती है। ये जानने के बाद लुई हेनरी गुस्से और हिंसक हो गए। एक घटना में उन्होंने बग्घी को काला रंगवाया, कहकर कि पत्नी की गुमशुदगी का शोक मना रहे हैं। संक्षिप्त कैद के बाद लुई 14वें ने उन्हें फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में निर्वासित कर दिया। अगले वर्ष उन्हें फिर से सेना में शामिल होने की अनुमति दी गई, लेकिन एक लड़की का अपहरण करने और अपने आदमियों के साथ नागरिकों पर हमला करने के बाद उन्हें स्पेन भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1674 तक मोंटेस्पान और उनके पति
आधिकारिक रूप से अलग नहीं हुए थे। 1669 में मोंटेस्पान ने राजा से अपनी पहली संतान को जन्म दिया। समय के साथ इस जोड़े के 6 और बच्चे हुए। 1673 में इस जोड़े के 3 जीवित बच्चों को लुई 14वें द्वारा वैध घोषित किया गया और उन्हें शाही उपनाम दे बोरबॉन दिया गया। मोंटेस्पान दरबार में व्यस्त थीं। बच्चों की जरूरतें पूरी करने का समय नहीं मिलता था। इस कारण उन्होंने अपना अधिकांश बचपन अपनी गवर्नेस मैडम स्कैरॉन के साथ बिताया, जो मोंटेस्पान की करीबी मित्र भी थीं। मोंटेस्पान के राजा के साथ व्यभिचार के कारण रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें दुश्मन मान लिया। एक बार 1675 में मोंटेस्पान ने ईस्टर कम्युनियन लेने के लिए एक पादरी से प्रायश्चित मांगा। उस पादरी ने उनकी बदनाम प्रतिष्ठा जानते हुए भी पाप मुक्ति देने से मना कर कहा, क्या यही वो मैडम हैं जो पूरे फ्रांस को शर्मिंदा करती हैं? जाइए, अपनी चौंकाने वाली जिंदगी छोड़ दीजिए और फिर आकर यीशु मसीह के सेवकों के चरणों में खुद को समर्पित कीजिए। इस बिंदु तक कुछ लोग मैडम डी मोंटेस्पान को फ्रांस की असली रानी कहते थे, क्योंकि दरबार में उनका प्रभाव था और लुई 14वें के साथ उनका लंबे समय से रोमांटिक संबंध था। फिर भी उनका तथाकथित शासन 1670-7 में तब विनाशकारी रूप से समाप्त हो गया जब उनका नाम उस दशक के सबसे बड़े घोटाले जहरकांड से जुड़ गया। एक व्यापक जांच के बाद लावॉइजियन को आखिरकार पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई। यह संभव है कि उसे यातना भी दी गई हो, लेकिन जो निश्चित है वो ये कि उन्होंने उसे लगातार नशे की हालत में रखा ताकि वो बोलती रहे। आखिरकार उसने अपने सबसे प्रसिद्ध ग्राहक का नाम बताया, मैडम डी मोंटेस्पान। लावॉइजियन ने दावा किया कि मोंटेस्पान ने राजा की कृपा पाने और उसे प्रतिद्वंदी प्रेमिकाओं के मुकाबले बनाए रखने के लिए उससे कामोत्तेजक दवाएं खरीदीं और ब्लैक मास जैसे अपवित्र अनुष्ठान किए। उसकी स्वीकारोक्तियों के सिवा कोई सबूत नहीं था। फिर भी उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ा। कई लोग मानते थे कि मैडम डी मोंटेस्पान ने भी राजा को मारने की साजिश रची थी। ये पता था कि लुई 14वें से उसका रिश्ता पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। खैर, राजा ने फोंटाज की डचेस में रुचि दिखाई थी। कुछ लोगों का मानना था कि अगर कुमारी फोंटाज उसकी जगह लेती हैं, तो मोंटेस्पान राजा को जहर दिलवा देती। हालांकि मैडेमोसेल फोंटाज 1681 में राजा के साथ संबंध बनने से पहले ही मर गई थीं। बेशक, हालात को देखते हुए कुछ लोगों का मानना था कि उसकी मौत मोंटेस्पान ने करवाई थी, लेकिन संभवतः उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। संभावना है कि मैडम डी मोंटेस्पान पर और भी शक इसलिए गया क्योंकि उनकी नौकरानी का नाम अक्सर लावॉइजिन के साथ जोड़ा जाता था। पुलिस के लेफ्टिनेंट जनरल गैब्रियल निकोलस टी लारेन, जो इस घोटाले की जांच कार्यवाही के जिम्मेदार थे, उन्होंने मोंटेस्पान की साजिश पर गवाही में कई विरोधाभास देखे, जिसमें राजा को जहर देने की बात थी। इसलिए संभवतः वो उन आरोपों में निर्दोष थीं। राजा अपनी संतान की मां पर लगे आरोपों से हैरान रह गए और उन्होंने जल्दी ही मोंटेस्पान के खिलाफ सभी आरोप खारिज करवाकर छुपा दिए। उदाहरण के लिए, उन्होंने आदेश दिया कि मोंटेस्पान के खिलाफ गवाही को फाइल से हटा दिया जाए। बाद में मोंटेस्पान पर आरोप लगाने वालों को गुप्त रूप से उम्र कैद में डाल दिया गया। मोंटेस्पान से न पूछताछ हुई, न ही आरोप लगाने वालों से सामना कराया गया। आने वाले वर्षों में वह परोपकारी कार्यों में और भी अधिक सक्रिय हो गईं। उन्होंने बुजुर्गों अनाथों के लिए अस्पताल, गरीब अनाथ लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल और पेरिस के गरीब नागरिकों के लिए शरण स्थल स्थापित किया। 1691 में मैडम डी मोंटेस्पान ने दरबार छोड़कर पेरिस के एक ननों के मठ में धार्मिक जीवन अपनाया। उन्हें $500,000 पेंशन मिली, जिसे उन्होंने दूसरों की भलाई में लगाया। अपने लंबे निवृत्त जीवन के दौरान मैडम डी मोंटेस्पान ने अस्पतालों और चैरिटी संस्थाओं को बड़ी रकम दान की और साथ ही वे कला की उदार संरक्षक भी थीं। मैडम डी मोंटेस्पान ने जीवन के अंतिम साल कठोर प्रायश्चित में बिताए और अंतिम प्रायश्चित के रूप में पति से क्षमा मांगकर फिर जुड़ने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। फिर भी अजीब बात यह है कि अपनी मृत्यु से पहले
उन्होंने मोंटेस्पॉन के लिए अपने प्रेम की घोषणा की और उन्हें अपनी संपत्ति का कार्यपालक नियुक्त किया। मैडम डी मोंटेस्पान का निधन 27 मई 1707 को 66 वर्ष की आयु में हुआ, संभवतः हृदय रोग के कारण। मृत्यु से कुछ दिन पहले वो बार बार होश खोतीं और उन्हें बहुत सांस फूल रही थी। अपने निधन से पहले उन्होंने सभी से क्षमा मांगी। उनका आखिरी शब्द क्षमा था। यह हिस्ट्री प्रोफाइल्स द्वारा सुनाया गया। विवरण बॉक्स में चैनल लिंक है। चिंता ना करें, फॉरगॉटन लाइव्स अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ लौटेगा। अलविदा।